हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक कुमार कराड़े फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल खेसाड़ो परासिया। इस वीडियो लेक्चर में हम एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है सही विकल्प। सही विकल्प का पहला जो क्वेश्चन है वो है समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कितना कोण होता है। तो हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। तो लंबवत मतलब 90 अंश। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 90 डिग्री। और समविभव पृष्ठ पे किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह क्यों होता है? धनावेशों का प्रवाह के कारण होता है, कि अणुओं के प्रवाह के कारण होता है, कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत का जो प्रवाह है उसके लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, जिसके कारण अनुगमन वेग देखने के लिए मिलता है हमें। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक बताइए या मात्रक बताइए। तो प्रेरकत्व जो होता है फैराडे के पहले नियम से फाई समानुपाती आई, तो फाई बराबर या तो एल आएगा या एम आएगा, या तो एल आएगा या एम आएगा, आई आएगा। तो जो एल या एम रहेगा उसे प्रेरकत्व कहते हैं। और प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। इससे वेबर अपॉन एम्पियर भी कहते हैं, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व या अननोन प्रेरकत्व कुछ भी रहे, इसे हेनरी से पुकारा जाता है या वेबर अपॉन एम्पियर से। लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? लेंस की फोकस दूरी कौन से रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो आपको पता होना चाहिए, फोकस दूरी जो रहती है लेंस की वो होती है म्यू माइनस वन अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो आपने देखे होंगे फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक आप जानते हो कि म्यू वी ग्रेटर देन होता है म्यू आर। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है किससे? लाल रंग की तुलना में। और अब यहाँ पे क्योंकि फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी उसकी कम होगी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो अपवर्तनांक ज़्यादा किसका है? वॉयलेट का। इसलिए फोकस दूरी ऑफ वॉयलेट इज स्मॉलर देन फोकस दूरी ऑफ रेड। तो वॉयलेट के लिए फोकस दूरी, बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी का मान न्यूनतम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होती है लैम्डा, वो होती है 12.27 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर होगा 12.27 बटे अंडर रूट वी। वी की जगह हमें रखना होगा 150, 150। 12 का 144 होता है और 13 का 169, तो 12 पॉइंट कुछ ही आएगा। तो लैम्डा बराबर 12.27 है। तो ये भी आपका एक प्रकार से 12 का 144 होता है और 13 का 169 होता है, तो ये भी आपका 12 के करीबन ही जाएगा। तो इसको भी हम 12.27 ही माने। तो जब ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम के करीबन, अप्रोक्सीमेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में प्राप्त होती है? तो आपको पता होना चाहिए जो श्रेणियां होती है लाइमन, सॉरी मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। तो ये जो प्राप्त होती है इसको देखा जाए, ये होती पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी। ये होती है दृश्य में बामर। ये होती अवरक्त, ये भी अवरक्त पर दूर अवरक्त, और ये अति दूर अवरक्त, ये भी अवरक्त में ही होती है। तो बामर जो श्रेणी है हमारी, वो हमें दृश्य क्षेत्र में, विजुअल में प्राप्त होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगी? तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की जो चालकता रहती है वो बढ़ जाती है।
ओके, प्रतिरोधकता घटती है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर विल डिक्रीज, ये कम होगी। और जो आप जानते हैं कि प्रतिरोधकता व्युत्क्रमानुपाती चालकता होता है, तो प्रतिरोधकता अगर घटेगी तो चालकता बढ़ेगी। ठीक है, आप इसे देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन खाली स्थान वाला, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे पारे का प्रतिरोध क्या होता है। तो आपने देखे होंगे थर्मामीटर को जब हम मुंह में लगाते हैं, अपने बगल में पकड़ते हैं, तो आपने देखे होंगे ताप जब उसको मिलता है तो ताप बढ़ने पर पारे का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। आपने देखे होंगे थर्मामीटर अपने नली में ऊपर चढ़ जाता है, तो यहाँ पे बढ़ जाता है या बढ़ता है, बढ़ जाता है या बढ़ता है, वही है। किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत, हमेशा याद रखिएगा विपरीत ही होगी। प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ही विपरीत ही दिशा होती है, आप याद रखें। कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या। तो इसका जो उत्तर है, कांच से बने किसी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और जल वायु से अधिक सघन माध्यम है। ठीक है, इसलिए बढ़ जाएगी फोकस दूरी। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारक के किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश जब भी मुड़ता है तो उसको हम विवर्तन कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, तीव्रता आएगा यहाँ पे। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन खालिस्तान बल द्वारा बंधे होते हैं, तो ये बंधे होते हैं नाभिकीय बल द्वारा, नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। जब पीएन संधि डायोड को पश्च अभिनति में रिवर्स बायस में अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो इसकी अवक्षय पथ की मोटाई बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से दूर भगेंगे तो अवक्षय पथ की मोटाई वैसे ही बढ़ते जाएगी, और इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे के पास आएंगे किसमें, अग्रविदिशिक बायस में, तो मोटाई कम हो जाएगी उसकी। ओके, ये आपको बनना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक शब्द एक वाक्य। तो देखिए क्या है, दो प्रेरक कुंडली जिनके स्वप्रेरकत्व L1 L2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व जो होगा वो L बराबर L1 प्लस L2 होगा। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत धारा वॉटहीन हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। ये कट गया है टॉपिक, वैसे इस साल 2024 में ये टॉपिक वॉटहीन धारा वाला कटा हुआ है, आप ये चीज़ याद रखें। इसे मैं यहाँ काट देता हूँ, फिर भी आया है इसलिए आप देख लीजिए इसे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित करते हैं? तो आप जानते हैं कि पराबैंगनी विकिरण जो है उसको ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी जब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बने? तो आप जानते हैं इसका जो सूत्र होता है वो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1 प्लस d/f। तो d जो होता है वो निकटतम दूरी होता है, जो होती है 25 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितनी आई 10। 25 को 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, और 2.5 और 1 हो जाएगा हमारा 3.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टाइन्स का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आप जानते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण h न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर होता है हाफ mv मैक्स स्क्वायर। ओके, आपको बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लिथियम नाभिक का प्रतीक 3Li7, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितने? तो इसको अगर हम देखें तो आप देखेंगे प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो 3 होगी। इसमें प्रोटॉन की जो संख्या होगी, प्रोटॉन की संख्या वो 3 होगी, और न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी, न्यूट्रॉन की वो होगी 7-3। तो 7-3 बराबर हो जाएगा 4 न्यूट्रॉन होगी। और अगला क्वेश्चन जो है नैंड गेट, ये साल 2024 से के एग्ज़ाम से कट ऑफ है ना।
अगला जो है हमारा सही जोड़ी मिलाइए। चलिए सही जोड़ी मिलाते हैं। जिसे अगर हम देखें तो देखिए जो ध्रुव प्राबल्य होता है QM, वो होता है M बराबर QM इंटू 2L। तो QM बराबर इसका हो जाएगा M अपॉन 2L का L ही होगा, इसका होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और इसका होगा मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर आएगा इसका। तो ध्रुव प्राबल्य का तो आपका एम्पियर इंटू मीटर ही आएगा। चुंबकशीलता का जो है वो म्यू से शो करते हैं, म्यू बराबर B/H हो जाएगा। चुंबक की जो प्रवृत्ति होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति, वो आपकी होगी विमाहीन। और इसका होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो होगा वो आएगा एम्पियर मीटर इनवर्स, या इसे वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना, ये आप याद रखिए। अगली सही जोड़ी है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें अंधेरे में फोटोग्राफी में यूज होती है। पराबैंगनी किरणें कीटाणुनाशक होती है, यूवी, पानी को साफ करने के लिए अल्ट्रावायलेट का यूज़ करते हैं। और गामा किरणें जो रहती है उसकी सर्वाधिक आवृत्ति होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है हमारा 5 नंबर का प्रश्न, मतलब प्रश्न नंबर 5 है, 2 अंक का है। आइए इसे देखते हैं। प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक और विमेय सूत्र बताइए। तो विद्युत क्षेत्र आप जानती है, ऐसा क्षेत्र जो आवेशों द्वारा उत्पन्न हो, ऐसा क्षेत्र जो आवेशों द्वारा उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू जो बुक में है F/Q, कूलाम बल प्रति एकांक आवेश, कूलाम बल प्रति एकांक आवेश को भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसका ऐसा ही मात्रक देखिए, ऐसा ही मात्रक, इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा वो होगा न्यूटन अपॉन कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स। इसका जो विमीय सूत्र होगा, सूत्र F/Q बल का होता है m1L1 T-2 और आवेश का होता है AT। तो इस हिसाब से हो जाएगा m1L1 T-3 और A-1, ये आपको बनना चाहिए, है ना। अब अगला है इसका अथवा वाला, 5वां था, ये उसका अथवा है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, आपको पता ही है, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान प्रत्येक बिंदुओं पर समान हो, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान प्रत्येक बिंदुओं पर समान हो उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। एक समान अनंत रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ किस प्रकार होगा। ठीक है, तो परिभाषा तो हमने आपको दे दी है, बाकी ये जो एक समान अनंत रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समतल होगा, प्लेन फॉर्म में होगा, है ना, समतल होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। ओके, तो कार की जो संचायक बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल मतलब EMF है 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध जो है भाई हमारा वो कितना है, 0.4 ओम है। ठीक है, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी, तो आपको पता है यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध गायब है, तो I इक्वल्स टू होता है E/R+R। जब बाह्य प्रतिरोध ही गायब है तो I बराबर हो जाएगा केवल E/r, है ना, बाह्य प्रतिरोध गायब है इसलिए कैपिटल R हो जाएगा 0। तो I बराबर हो जाएगा 12 के बटे में 0.4, तो ये हो जाएगा, इसका 0 ऊपर जाएगा, 120/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 30 एम्पियर की धारा मिलेगी भाई इसमें। ओके, आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट, यदि 5 सेल जिनमें प्रत्येक के EMF 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है, को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो बहुत सरल था। सेल अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो उसका जो विद्युत वाहक बल रहता, जितने भी सेल लगे उसका गुणा कर दो। एक सेल लगा तो एक का गुणा, 2 सेल लगेंगे तो 2 का गुणा करेंगे विद्युत वाहक बल में, 3 सेल लगा तो विद्युत वाहक बल में 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 5 सेल है ना, पर क्रम समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम में कुछ मत करो, विद्युत वाहक बल में जितने सेल है उसका गुणा कर दो,
श्रेणी क्रम में जितने भी आपके सेल है उसमें विद्युत वाहक बल में उसका गुणा कर दो और लिख दो, पर समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल पे कोई असर नहीं होता, ई ही रहता है, तो ई आपका 2 वोल्ट ही रहेगा। अब आंतरिक प्रतिरोध की बात रही, तो आंतरिक प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जो होगा वो यही होगा, 1/R बराबर 1/ पहला समांतर क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो जाएगा पांचवा, तो 1/R नेट बराबर हो जाएगा। अब आपका R1 R2 R3 सभी कितना है 0.5, तो कितने हैं ये R1 R2 R3 सभी, R1 R2 R3 R4 R5 सभी 0.5 है, तो 5 सेल है, तो 5 × 1 के अपॉन में 0.5, तो ये आपका हो जाएगा 50/10, तो 1/R नेट जो आपका होगा वो होगा 5 × 5 5 दाम 50 पलट है ना 10/1। अब R नेट पलट के ऊपर जाएगा, 1 ऊपर रहेगा, नीचे 10 आएगा, ये हो जाएगा 0.1 ओम। ओके, ये आपको बनना चाहिए। प्रश्न नंबर 7वां, बायो शॉर्ट का नियम लिखिए। तो बायो शॉर्ट का नियम तो आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है बायो शॉर्ट का नियम, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका समझ के। देखिए, तो बायो शॉर्ट नाम के वैज्ञानिक ने क्या किए थे, टेढ़ा मेढ़ा वायर लिए थे, जिगजैग वायर जिसका नाम था XY, इसकी लंबाई थी L, इससे I धारा बह रही थी, इसके केंद्र O से R दूरी पर, जो थीटा कोण से बना है R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वर्णन आप लिख देना कि XY एक XY चालक तार है जिसकी लंबाई L है, इससे I धारा बह रही है, इससे थीटा कोण को अलाइन करते हुए, मतलब थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आप बताएंगे कि इसका एक छोटा सा जो एलिमेंट है, ये देखिए ये स्ट्रेट वायर है, इसका छोटा सा जो एलिमेंट है अवयव, उस अवयव की लंबाई होगी आपकी dl, क्या होगी dl। तो जब लंबाई बदल जाएगी, देखो पूरी लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी पूरा लगेगा, पर लंबाई की जो स्पेसिफिक छोटी सी वैल्यू है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित रूप में मिलेगा, क्या मिलेगा, परिवर्तित रूप में। तो आप बताओगे कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जो होता है dB, वो होता है नंबर 1 प्रवाहित धारा के समानुपाती, ये आप लाइन लिख लेना, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तो dB समानुपाती I, ये लाइनें आप लिखते जाना। नंबर 2 स्मॉल एलिमेंट, छोटे चालक तार के छोटे अवयव के समानुपाती होता है, तो dB समानुपाती dl हो जाएगा, आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तीसरा साइन थीटा के समानुपाती होता है, तो dB समानुपाती हो जाएगा साइन थीटा, ये आ गया समीकरण 3। और चौथा आ जाएगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आ गया समीकरण 4। अगर हम सभी समीकरणों को मिला दें तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 2 3 व 4 से 4 से dB हर किसी में dB आ जाएगा, समानुपाती हर किसी में समानुपाती आ जाएगा, ये आ जाएगा आइडियल साइन थीटा के बटे में r का वर्ग, तो dB बराबर हो जाएगा कांस्टेंट k, ये हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पे k एक नियतांक है, k क्या है भाई, एक नियतांक है जिसका मान होता है μ0/4π और जिसका संख्यात्मक मान होता है 10⁻⁷। ओके, तो dB जो रहेगा आपका वो बराबर हो जाएगा μ0/4π आइडियल साइन थीटा बटे r का वर्ग। ये भी आपका बायो शॉर्ट का नियम आके तैयार हो चुका है। ओके, आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसका सदिश रूप अगर बोले तो इसका सदिश रूप ये होता है, देखिए सदिश रूप अगर आ जाए तो ये होता है, b के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, μ0/4π जैसे रहेगा, i तो स्केलर है अदिश, dl और नीचे r का वर्ग है। तो एक काम करना है हमें, r का गुणा और r का वर्ग करना, r का गुणा और r का भाग करना है। तो हमने क्या किया, r का गुणा और r का भाग कर दी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वेक्टर समानुपाती वेक्टर रहे।
तो डी तो आपका वेक्टर होता ही है वैसे भी। अब आपको पता है कि साइन हटेगा तो बीच में क्रॉस लग जाता है, साइन हटेगा बीच में क्या लगेगा, क्रॉस। तो डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, कोष्टक में हो जाएगा डी एल क्रॉस आर, क्रॉस हटता है साइन लग जाता है ना, डी एल साइन थीटा हो जाएगा वो, और आर की पावर 2 और आर की पावर 1 ये हो जाएगा आर की वेक्टर आर की होल पावर 3। ये हो गया इसका सदिश रूप। अब अगला क्वेश्चन है आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल में दो अंतर बताइए। विद्युत बल और चुंबकीय बल में हमको दो अंतर बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना इसे, मैं आगे तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है विद्युत बल और चुंबकीय बल में दो अंतर। तो पहला हमको पता होना चाहिए कि विद्युत बल विद्युत क्षेत्र में कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र में कार्य करता है, क्षेत्र में कार्य करता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करता है। ओके, अगला, और ये इसमें विद्युत बल पर आधारित, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर आधारित बल है। ये बल किस पे आधारित है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर आधारित बल है, आधारित बल है। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आधारित बल है। और यह चुंबकीय बल रेखाओं पर आधारित है। ये बल किस पे आधारित है, चुंबकीय बल रेखाओं पर आधारित है। ओके, आपको बनना चाहिए भाई सभी। आगे अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नागरिक विद्युत वितरण में दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो मैं कुछ चीज ओरली है, मैं उसे ओरली ही समझाऊंगा, आप उसे समझ के लिखिएगा। तो नागरिक विद्युत वितरण में मतलब जो हमारे घर में जो बिजली आ रही है वो डीसी के स्थान पर एसी दी जा रही है, मतलब दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा दी जा रही है। क्यों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है हमें, है ना, प्रत्यावर्ती धारा में, एसी में। जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में केवल हमें क्या मिलता है, परिमाण मिलता है, हमें दिशा नहीं मिलती, जिस कारण उसे नियंत्रित कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से नियंत्रित कर सके, इसीलिए घरों में हम प्रत्यावर्ती धारा को पाते हैं। और पावर हाउस भी हमें नागरिक वितरण विद्युत वितरण कंपनी मतलब पावर हाउस हमें एसी धारा देना पसंद करता है, क्योंकि इसे हम, फिर एक बार सुन लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों दी हुई होती है। जबकि जो दिष्ट धारा है उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, अथवा में देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लेंज का नियम, तो आप लेंज का नियम तो लिखेंगे कि जब किसी एन ध्रुव को हम किसी कुंडली के पास गति कराते हुए ले जाते हैं या कुंडली से गति कराते हुए दूर ले जाते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा एन पोल की गति का विरोध करती है ना। एन पोल की गति का क्या करती है भाई, विरोध करती है। ये इसका कथन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि ऊर्जा संरक्षण का कथन होता क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो कथन होता है वो ये होता है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ओके, तो आप यही बात वहाँ पे रखेंगे कि जब एन ध्रुव पास में आया तो हमने देखा कि हमें वामावर्त धारा मिली। कैसी धारा मिली, वामावर्त। और जब एन ध्रुव दूर गया तो हमें दक्षिणावर्त धारा मिली। तो हम क्या बताएंगे इसमें, हम ये बताएंगे कि यहाँ पे ऊर्जा ना नष्ट हो रही ना उत्पन्न हो रही, बस ऊर्जा एक रूप से फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित प्रतिबिंब निर्माण का आरेख बनाइए और इसकी एक ही सीमा लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका चित्र ऐसा बना सकते हैं। ये वस्तु को यहाँ रखना पड़ता है हमें ओ और एफ के बीच में, आप देख रहे होंगे ओ प्रकाशिक केंद्र और फोकस, इसके बीच में हमें वस्तु को रखना पड़ता है। तो इससे आने वाली प्रकाशिक किरण आप देख रहे होंगे चली गई, और दूसरी वाली क्या होगी, ये इधर से आके फोकस से होके निकल गई है। तो जब अब दोनों किरणों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों किरणें जब आगे बढ़ेगी तो ये यहाँ पे आते हुए मिलेगी हमें, और यहाँ पे एक बड़ा प्रतिबिंब हमें बना लेना है। ये आपको बनवाया गया था, आप इसे ध्यान से देखना इसे।
अगला है क्वेश्चन हमारा, प्रिज्म से अपवर्तन को सचित्र समझाइए। तो प्रिज्म से अपवर्तन को हम सचित्र समझा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म में वर्ण ये आता अपवर्तन है, पर आप लोग वर्ण विक्षेपण कर देते हो, है ना, तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो देखिएगा सभी से ध्यान से। तो प्रिज्म से अपवर्तन क्या होता है हम बताएंगे कि जब प्रिज्म पर, देखिए ये कोई प्रिज्म है, हम बताएंगे कि प्रिज्म पर जब श्वेत रंग पड़ता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाता है। नहीं सॉरी, ये तो वर्ण विक्षेपण हो गया। प्रिज्म से अपवर्तन को जब हम समझ रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो 2 फलकों के बीच में वो अपवर्तित होता है और अंतिम फलक से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम करेंगे यहाँ से एक अभिलंब खींचेंगे। तो एक अभिलंब ये पड़ा, एक अभिलंब ये पड़ा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण, बाहर निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण निर्गत कोण, प्रिज्म के 2 सतहों के बीच बनने वाला कोण प्रिज्म कोण, जिसको जब हम जैसे डैश डैश करते हुए आगे बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कोण होगा विचलन कोण। ठीक है, तो आप बताएंगे कि प्रिज्म की सतह पर जैसे ही प्रकाश की किरण आपतित होती है तो 2 फलकों के बीच में वह अपवर्तित होती है और अंतिम फलक से वह बाहर निकल जाती है, जिससे निम्न कोण निर्मित होते हैं, है ना, ऐसा बोलेंगे आप और चित्र ये बना देना। यहाँ पे ऊपर एक प्रश्न छूटा हुआ था ये वाला, इसकी एक सीमा लिखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की एक सीमा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से हम लोग केवल अत्यंत निकट की वस्तु को ही देख पाते हैं, और कब देख पाएंगे, ये उसके लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी कम है तो हम आवर्धन क्षमता कम देख पाएंगे, और अगर लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है तो हम अधिक आवर्धन क्षमता से देख पाएंगे। तापायनिक उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है? तापायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो तापायनिक उत्सर्जन आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु को, जब किसी धातु को हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। जब किसी धातु को हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा को पाकर धातु के अंदर ऊष्मा कहाँ आती है, ऊष्मा बढ़ती है धातु के सतह पर परमाणुओं में, और परमाणुओं में ऊष्मा जाती है बाह्य कक्षा से आंतरिक कक्षा की ओर, बाह्य कक्षा से आंतरिक कक्षा की ओर ऊष्मा जाती है, जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। इसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और तापायनिक उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो तापायनिक उत्सर्जन के लिए धातु में निम्न गुण होने चाहिए। गुण नंबर 1 ये है कि धातु का कार्यफलन अधिक हो, धातु का कार्यफलन अधिक होना चाहिए, धातु का कार्यफलन अधिक हो। और अगर हम और गुण देखें तो ये गुण भी हम देख सकते हैं कि जो धातु है उसके ऊपर हमें अन्य धातु का लेप लगाना चाहिए। धातु की सतह पर, धातु सतह पर की सतह पर अन्य धातु का लेप लगाना चाहिए। ठीक है, अब इसके अथवा वाला प्रश्न है, डी ब्रोगली का कर्ण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता क्यों? तो आप इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर लिया था, मैं आपको फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, डी ब्रोगली का, ये देखिए, डी ब्रोगली का कर्ण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता? तो आप इसका जवाब देंगे कि आमतौर पे क्या होता है, डी ब्रोगली ने क्या बताया, डी ब्रोगली की जो तरंगधैर्य होती है लैम्डा, वो होती है h/p, और p बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होती है। तो आप बताएंगे लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अभी ये वेग ले लीजिए, अगर वेग 0 है मतलब रेस्ट में है, रेस्ट मतलब विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, ये तो आपका ये हो जाएगा 0, 1/0 मतलब क्या होता है, अनंत। तो डी ब्रोगली की तरंगधैर्य क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। मतलब डी ब्रोगली ने बोला कि अगर कोई वस्तु विराम है तो वो अगर जाएगी तो उसकी तरंगधैर्य अनंत हो जाएगी सीधे सीधे। और वहीं पे अगर किसी चलती हुई वस्तु को दिखाया जाए, किसी का वेग जैसे कम है या अधिक वेग है, चलो अधिक वेग है, तो क्या होगा, लैम्डा
बराबर h/v, या देखें मैक्सिमम है। तो अगर वेग अधिक होगा तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तरंग दैर्घ्य हो जाएगी कम। तो ये है ये जो दैनिक जीवन में मेल ही नहीं खाता कि कोई वस्तु का तेज चल रही है तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी, और कोई वस्तु विराम में है तो वो अनंत तक जाके अपनी तरंग दैर्घ्य दिखाएगी। तो ये चीज़ कहाँ मैच कर रहा है दैनिक जीवन में। ठीक है, आपको ये बताया गया था, इसे नोट कराया गया था, आप इसे नोट करिएगा अच्छे से। मैं अभी ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ जो नहीं हो पाए, बाकी के क्वेश्चन तो हमने किए हैं, है ना, उसका क्लास में भरपूर डिस्कशन हो चुका है। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालिए। तो अल्फा कण प्रकीर्णन में 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकले थे, आपको याद होगा तो, कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला हो गया। परमाणु का अधिकतम भाग क्या हो गया, खोखला, इसलिए कुछ अल्फा कण उससे सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। और परमाणु में के भीतर जैसे अल्फा कण ने प्रवेश किया तो नाभिक उसको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसलिए वो विचलित हो जाते हैं, जिससे वो अल्फा कण क्या हो गए, अपने पथ से विचलित हो गए। ठीक है, ये आप निष्कर्ष लिख देना। और मैंने आपको 3 निष्कर्ष बताया था, लिखवाया था कॉपी में, तो 2 निष्कर्ष है। नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिक के स्थायित्व में इसकी क्या भूमिका है। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, नाभिक से प्रोटोनों को न्यूट्रॉनों से और न्यूट्रॉनों से बांधे रखने के लिए जो ऊर्जा होती है किसी नाभिक में, प्रोटॉन को प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से बांधे रखने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक के स्थायित्व में इसकी क्या भूमिका है। तो जो बंधन ऊर्जा होती है एक्चुअल में, देखिए जो एक्चुअल में जो बंधन ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा वो समानुपाती होती है नाभिक के स्थायित्व के। किसके, नाभिक के स्थायित्व के। मतलब बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी नाभिक उतना ज़्यादा स्थायी होगा, और बंधन ऊर्जा जितनी कम होगी नाभिक उतना कम स्थायी होगा। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा नाभिक उतना स्थायी, और बंधन ऊर्जा जितनी कम नाभिक उतना कम स्थायी, ये आपको बनना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालकों में 2 अंतर बताइए, और पीएन संधि डायोड में निरोधी विभव किसे कहते हैं। ये वर्ड गलत छपा है, मिसप्रिंटिंग हुई यहाँ पे आएगा प्राचीर विभव है, ये निरोधी विभव गलत छपा है, प्राचीर विभव। चलिए तो एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर आपको बताया था मैंने, प्रकार और ये पी प्रकार, ध्यान देना, प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में जो अंतर है वो आपको पता है कि इसमें एन मतलब नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, और पी मतलब पॉजिटिव, इसमें होल अधिक होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसमें होल कम होंगे, इसमें होल ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, एन प्रकार के अर्धचालकों को पंच संयोजी अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच संयोजी अर्धचालक कहते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक को त्रिसंयोजी अर्धचालक कहते हैं, आपको बनना चाहिए। और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। और इसमें पी है मतलब इसमें होल घनत्व ज़्यादा होगा, होल घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक है, आप इसे देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएन संधि डायोड में प्राचीर विभव किसे कहते हैं। पीएन संधि डायोड में प्राचीर विभव किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं प्राचीर विभव क्या है। देखिएगा, तो पीएन संधि डायोड में प्राचीर विभव क्या है। तो देखिए भाई सभी से, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में हो, जब पीएन संधि डायोड क्या हो भाई आपका अग्र अभिनति में, देखिए अग्र अभिनति में इसमें होल है, पी में होल और एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, पी में होल और एन में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पीएन संधि डायोड जब अग्र अभिनति में हो तो कम से कम विभव, देखिए मैंने विभव का मान यहाँ पे कम से कम लगाया, विभव का मान क्या लगाया मैंने यहाँ पे कम से कम। तो कम से कम विभव को पाके जो धन टर्मिनल है वो होलों को प्रतिकर्षित करेगा,
और जो ऋण टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, धन वाला होलों को, ऋण वाला इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, जिससे कम से कम विभव पर जब इलेक्ट्रॉन और होल अवक्षय परत पर मिलकर ये देखो होल इधर आ गए पी वाले क्षेत्र में, और इलेक्ट्रॉन पी वाले क्षेत्र चले गए और होल एन वाले क्षेत्र में चले गए, तो वो कम से कम विभव जब इलेक्ट्रॉन और होल अग्र अभिनति में मिलकर धारा का निर्माण करे, उस कम से कम विभव को प्राचीर विभव कहते हैं। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, अग्र अभिनति में, किसमें, अग्र अभिनति या अग्र अभिष्टिक अभिनति में जब कम से कम विभव अग्र अभिनति में कम से कम विभव पर जब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए अवक्षय परत पर पहुंचते हैं और धारा का निर्माण प्रारंभ करें, तो वो कम से कम विभव को ही विभव प्राचीर कहते हैं। ओके, आपको बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, 5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे, तो दूरी जो है 1 मीटर है, और पहला जो आवेश है वो कितना है, +5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कुलाम, और Q2 जो है वो है -5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कुलाम। तो कितना आकर्षण बल होगा, गणना कीजिए। तो आकर्षण बल तो कुलाम बल से पता चलेगा, जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का वर्ग। तो 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹, Q1 हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6, Q2 हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 के अपन में R का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, बटे में 1 का कोई मतलब ही नहीं बचा। 9 और 5 25 और 10 की पावर 9 है, और 6 और 6 -6 और -12 हो जाएगा। तो 25 90 जो होगा वो होगा 225 225 इंटू 10 की पावर 9 में से बाहर जाएगा -3 न्यूटन, या F बराबर हो जाएगा आपका 225 की पावर। अब आपको जितनी नीचे करना है कर दो, अगर मैं 1 नीचे कर दूंगा तो यहाँ पे 10⁻2 बचेगी, और ये हो जाएगा F बराबर 22.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। और अगर मैं ये 2 को भी नीचे ला दूँ माइनस को, तो ये प्लस बन के आ जाएगा और हो जाएगा माइनस, ये सामने माइनस भी चल रहा है भाई, क्योंकि 1 5 माइनस वाला है। हाँ ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -0.225 न्यूटन। ओके, आप इसे देखिएगा। अगला है 1 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले को 1 कूलाम का आवेश दिया गया है। देखिए, तो अगले स्लाइड पर ले चलते हैं। देखिए भाई, उस क्वेश्चन को देखिए। 1 मीटर का की त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 1 मीटर, तो बिल्कुल त्रिज्या r बराबर 1 मीटर है, और उसको आवेश कितना दिया, 1 कूलाम का आवेश दिया, बिल्कुल 1 कूलाम का आवेश दिया। तो गोले के अंदर और पृष्ठ पर विद्युत विभव कितना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि गोले के पृष्ठ पर आवेश जितना भी हो, अंदर आवेश 0 हो जाता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है, और पृष्ठ पर जितना विभव होगा अंदर भी उतना ही विभव होगा। ये चीज़ याद रखना, पृष्ठ के अंदर और बाहर विभव की वैल्यू सेम होगी। बाकी आवेश पृष्ठ पर होता है, भीतर चालक के अंदर आके आवेश भी 0 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4πε0 Q बटे R। तो V बराबर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होगा, Q1 और R भी 1, तो V बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ वोल्ट। तो आपको पता होगा कि विभव का मान पृष्ठ पर और अंदर समान होता है, तो पृष्ठ पर व भीतर विभव बराबर होगा 9 × 10⁹ वोल्ट। अगला प्रश्न है हमारा, सेल के टर्मिनल आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, और n सेलों के समांतर क्रम का सूत्र निगमित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ये देखिए सेल है, ये उसके टर्मिनल है, ये विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R है। ओके, ये सेल को मैंने जोड़ दिया बाह्य प्रतिरोध से, ये बाह्य प्रतिरोध है, इस बाह्य प्रतिरोध से सेल जुड़ गया है। धन टर्मिनल से धारा निकलेगी, तो ये कितनी धारा होगी पहले इसको देखते हैं।
तो वर्णन आप बताई देना कि दिए गए चित्र में ई सेल का विद्युत वाहक बल स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध, आई सेल से प्रवाहित धारा है। तो चूंकि सेल से जो प्रवाहित धारा होती है आई, वो होती है ई अपॉन आर प्लस आर। तो ई एकम ई हो जाएगा, क्योंकि उसने टर्मिनल वोल्टेज भी बोला है अभी, है ना, ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा आपका आई का इंटू हो जाएगा आर प्लस आर में। मतलब हम कोशिश करेंगे कि स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज वी और आई, इसके रूप में हमारा आंसर मिले। अब देखिए, तो ई तो आपका रहेगा चलेगा आई का आर में तो आई आर, आई का स्मॉल आर में तो आई स्मॉल आर। अब आई आर बराबर वी होता है, सिंस ओम के नियम से वी बराबर क्या होता है, कैपिटल आई आर। तो ई रहेगा चलेगा, ये हो जाएगा वी प्लस आई आर। तो देखिए ई भी मिल गया, वी भी मिल गया और आई भी मिल गया। ओके, क्योंकि ये धारा है ना, इन तीनों में संबंध बोला, तो ये तीनों का संबंध ये भी आ गया, है ना, देखिएगा इसे ध्यान से। अगला है एन सेलों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निगमित कीजिए। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये देखिए आप ध्यान से, ये आपके सेल लगे हुए है ना, समांतर क्रम में कितने सेल लगे, एन सेल। पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 आंतरिक प्रतिरोध R2, तीसरे का E3 R3, और ऐसे करते करते एनवा सेल लगा है आपका यहाँ पे, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल RN और EMF EN होगा, और ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जुड़े हैं, है ना। आप बता देना वर्णन करके कि दिए गए चित्र में E1 E2 E3 डैश डैश एन EN सेलों के EMF है, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः स्मॉल R1 स्मॉल R2 स्मॉल R3 डैश डैश RN है, तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। इतना बताने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। R एक बाह्य प्रतिरोध है। अब आप बताओगे सेल से कुल प्रवाहित धारा जो I होती है वो होती है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध है ना। तो कुल विद्युत, इसको समीकरण लिख दीजिए। अब कुल विद्युत वाहक बल जो होगा E, आपको मैंने बताया ये खुद एक बड़ा सेल बन जाएगा, इतना पूरा मिलके क्या बन जाएगा, एक बड़ा सेल, क्योंकि हर किसी के प्लस प्लस एक तरफ और हर किसी के माइनस माइनस एक तरफ है, तो इतना मिलके पूरा एक बड़ा सेल बन गया, जिसका विद्युत वाहक बल जो EMF होगा, EMF जो होगा वो E होगा। अब रही बात कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध पे ध्यान दीजिए। कुल प्रतिरोध जो होगा वो आपके दो प्रतिरोधों से मिलकर बना है, बाह्य प्रतिरोध R और आंतरिक प्रतिरोध R डैश। अब R डैश कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल या समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश प्लस 1/RN। तो 1/R डैश बराबर 1/R तो आपका होगा ही, क्योंकि n सेल लगे इसलिए n इंटू 1/R हो जाएगा। तो R डैश बराबर हो जाएगा R बटे n। तो R तो आपका रहेगा चलेगा, R डैश की जगह हो जाएगा R बटे n। अब बस इसको उठा के रख दीजिए समीकरण 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कुल प्रतिरोध I रहेगा चलेगा, कुल विद्युत वाहक बल E होगा, और कुल प्रतिरोध जो होगा वो होगा R प्लस R बटे n। ये भी सही है, या I तो रहेगा चलेगा, n ब्लड के ऊपर जाएगा तो NE के अपन में होगा स्मॉल n कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगले दो क्वेश्चन हैं हमारे ये, तो चलिए इसे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की संचायक बैटरी, ये देखिए संचायक बैटरी है ये, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, कुछ श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक के उपयोग करके 120 वोल्ट की डीसी चार्ज द्वारा जोड़ा गया। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे दो EMF है, तो I बराबर आपका होता है E अपॉन R प्लस R, ये तो आपको बनना चाहिए। तो EMF क्योंकि यहाँ पे दो है, एक 8 वोल्ट भी है और एक 120 भी है वोल्ट, तो यहाँ पे हमें जो EMF का नेट निकलेगा वो निकलेगा बड़ा EMF माइनस छोटा EMF। अब दो प्रतिरोध है, बाह्य और आंतरिक, तो बाह्य प्रतिरोध जो है उसको हम 15.5 ले लेते हैं और आंतरिक को 0.5 ले लेते हैं। तो 120 में से 8 जाएगा तो 112, और 15.5 और 0.5 ये आपका 16 हो जाएगा पूरा पूरा।
इसे जब काटा जाएगा तो देख लेते हैं, 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 कम 4, 4 7 28, तो ये हो जाएगा 7 एम्पियर। ठीक है, 7 एम्पियर तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज होते समय बैटरी का, चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज। तो बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V, उसमें आपका विद्युत वाहक बल्ब भी शामिल होगा क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है, तो 8 वोल्टेज जुड़ जाएगा। और साथ में अब चार्ज होते समय का, तो चार्ज होते समय ओम का नियम लगेगा, I इंटू स्मॉल आर, I इंटू स्मॉल आर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो V आपका रहेगा चलेगा 8 रहेगा चलेगा, I की वैल्यू 7 आई और स्मॉल आर की वैल्यू आपने देखी अभी कितनी थी, 0.5 थी शायद, हाँ 0.5, तो V बराबर होगा 8 प्लस 7 इंटू 5/10, 35। तो V बराबर हो जाएगा 8 35/10 मतलब 3.5, 8 और 3 हो जाएगा 11, तो V बराबर हो जाएगा 11.5 वोल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब की बैटरी, मतलब बैटरी का EMF है 10 वोल्ट, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध 3 है, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है। परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, तो प्रतिरोधक का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कैपिटल आर ज्ञात करना है। तो आप बहुत सारा लें, I बराबर होता है E/R+R, तो I की जगह 0.5, E की जगह 10, कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर ही रहेगा और स्मॉल आर की जगह 3 हो जाएगा। 0.5 को 5/10, 5/10 लिख देते हैं, 10 के बटे में R+3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, R+3 एकम R+3 और 10 दूनी 20, तो R बराबर हो जाएगा 20 प्लस 3 इधर के -3, तो R बराबर हो जाएगा 17 ओम। ओके, बाह्य प्रतिरोधक का मान 17 ओम आएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि हमारा जो अगला प्रश्न वो है 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब मतलब पिन ही पिन है, ये मिसप्रिंट हुआ इसमें, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस। अब देखिए इसमें जो लेंस शब्द लिखा है, इसके सामने मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि लेंस नहीं है, वो अवतल लेंस है। यहाँ पे अवतल वर्ड कटा है, तो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रकृति बताइए। तो देखिए वस्तु की ऊंचाई h कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। वस्तु कितने दूर रखी है, वस्तु रखी है 21 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यह माइनस आ जाएगा 21। ओके, और लेंस के सामने है ना, नहीं 21 की फोकस दूरी है, 21 की फोकस दूरी, देखिए 21 की फोकस दूरी है, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने रखिए कितने दूर, 14 सेंटीमीटर दूर रखिए, मतलब रखिए -14। ऑब्जेक्ट हमेशा U हमेशा माइनस होता है। तो V जानना चाह रहा है और H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई जानना चाह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, और प्रतिबिंब की स्थिति V जानना चाह रहा है। तो आप लेंस का सूत्र तो आप जानते हैं, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो आइए चले देखते क्या होता है। तो 1/f, f की जगह पे हो जाएगा हमारा -21 बराबर 1/v, v की जगह v होगा, -1/u की जगह होगा, u की जगह होगा -14, तो -1/21 बराबर 1/v माइनस प्लस 1/14। तो हमें देखना होगा प्लस 1/14 आपका यहीं पे, देखिए तो आपका 1/v यहीं पे रहेगा, -1/21 आपका यहीं पे है, प्लस 1/14 रह के -1/14 हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 1/v बराबर जो होगा हमारा एलसीएम आएगा 42, क्योंकि 42 21 और 14 दोनों के टेबल में आता है। तो 21 दूनी 42 -2 और 14 तिया 42, ठीक है। तो 1/v बराबर -5/42, तो v को पलटा दो, -42 को ऊपर कर दो, 5 को नीचे कर दो, तो v बराबर आपका अप्रोक्सीमेटली जाएगा 5×8 40 और 5 20, ठीक है, 8.4 आएगा करीबन। ये आपका प्रतिबिंब -8.4 के करीबन आने वाला है। अब आपको क्या करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बतानी है। तो आप जानते होंगे कि m बराबर v/u भी होता है और m बराबर h'/h भी होता है, तो दोनों को तुलना कर दीजिए, आपका आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो v की जगह कितना रखना है, v की जगह रखना है -8.4,
यू की जगह रखेंगे -21, एच डैश पता करना है और एच की जगह कितना आएगा, एच की जगह आएगा आपका 3, माइनस से माइनस कट गया। इस टाइप से आपका जो एच डैश आएगा आप इसे सॉल्व करेगा, आपका जो एच डैश आएगा वो आएगा 1.8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, वीडियो बहुत ही बड़ा बन जा रहा है, फिर इसको अपलोड करने में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है आप देखेंगे ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 पूर्ण तरंग डिस्टकारी वाला, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा, आप उस लिंक से देखिएगा इसे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा ये, है ना। इसको अपलोड करने में फिर उतनी प्रॉब्लम आएगी। ये वाला ये वाला टॉपिक तो आउट ऑफ कोर्स हो गया है, और गेट, एंड गेट, नोट गेट, ये कट ऑफ है, ये कट गया है 2024 में, इसलिए इसको नहीं करना, ठीक है। इसकी जगह अगर आप चाहें तो वही पीएन डायोड की अग्रअभिनति और पश्चाभिनति में कार्यविधि कर लेना, है ना, अग्र और पश्चाभिनति में कार्यविधि, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा मैं, आप इसे देखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो है गतिक विद्युत वाहक बल, इसका भी, और साथ में एसी वाला, ये इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, आप इसे देख लीजिएगा। फिर भी चलिए मैं गतिक कोशिश करूंगा कि समय को देखते हुए कि गतिक विद्युत वाहक बल वाला मैं आपको यहाँ पे करा सकूँ। बाकी नीचे का जो एसी परिपथ वाला है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला मैं आपको वीडियो के इसमें ही बताऊंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप उससे क्लिक करके देख लीजिएगा इसे। ओके, आप इसे देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा अगला जो और वाला अथवा वाला क्वेश्चन छोटा था वो ये था कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, d बराबर है 0.28 mm मतलब मिली, मतलब 10 की घात -3 मीटर। पर्दे की दूरी जो है वो कितनी बताई गई है, पर्दे की दूरी कैपिटल D है जो 1.4 मीटर दूर पे रखा गया है। केंद्रीय फ्रिंज और चतुर फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है, मतलब जो दूरी x है वो कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। तो तरंग धैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है x बराबर होता है एन डी लैम्डा बटे डी, एक्स बराबर एन डी लैम्डा बटे डी। तो ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, 1.2 अपॉन 100 मीटर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1.2 अपॉन 100। एन आपका नहीं दिया है ना, नहीं दिया है एन, तो केंद्रीय फ्रिंज से चतुर फ्रिंज, तो एन बराबर आपका हो जाएगा 4, तो एन की जगह हो जाएगा 4। पर्दे की दूरी हो जाएगी 1.4, लैम्डा तो पता करना ही है, और स्मॉल डी जो है वो कितना हो जाएगा आपका 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 के अपॉन में 1000 हो जाएगा, 14 चौक 64, तो 6.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.28, और 10 की पावर जो -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगी लैम्डा में। अब देखते हैं लैम्डा कितना आता है, तरंग धैर्घ्य कितनी आती है। ओके, तो 0.28 है ना, देखिए, तो 12 के अपॉन में 1000 है, 64, और इसको लिख दीजिए 28, इसके डबल जीरो ऊपर सरका दो, इसका 1 जीरो नीचे ला लो, इंटू हो जाएगा 1000 लैम्डा। तो देखते क्या होता है, 4 कम 4 4 6 24, डबल जीरो 16 हो जाएगा, 4 7 28, और ये जीरो, अब 1 जीरो से 1 जीरो अभी उड़ा दो तुरंत के लिए। चलिए, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका 12 के अपॉन में 1000 था, ये 1600 जो है 1600, ये 1600 क्या है भाई, नीचे आ जाएगा, और जो 100 है वो भी नीचे आ जाएगा, और जो ये 7 था वो 12 के पास जाएगा। तो लैम्डा बराबर होगा 12 7 84, और 16 को अलग कर दीजिए, 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर जाके -7 हो जाएगी, और 84 को इससे काट दीजिए, काटे, 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21/4, मतलब 5 पॉइंट कुछ आएगी। 21 को 4 से अगर काटे तो 4 पंचे 20, बचेगा 1, लगेगा डेसिमल, उतरेगा 0, 4 दूनी 8, 5.2, 10 की और -7 मीटर के करीबन आएगी इसकी तरंग धैर्घ्य। ओके, आप इसे देख। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये वाला पूर्ण तरंग डिस्टकारी, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इसकी। और ये जो गेट है ये तो कट गया है, आप याद रखिए। बाकी आप अगर चाहे तो पीएन डायोड की अग्र और पश्चाभिनति देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसकी लिंक दे दे रहा हूँ आपको ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देखेंगे ब्लू कलर का एक लिंक मिलेगी youtube.com वाली, उसमें आप क्लिक कर देना, आप डायरेक्ट लिंक पे जुड़ जाओगे।
अब यहाँ पे AC वाला क्वेश्चन भी मैं लिंक में मिलेगा आपको, उससे करिएगा आप। बाकी मैं ये वाला करा दे रहा हूँ, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक। तो क्या होता है गतिक विद्युत वाहक बल? जब किसी कुंडली को जरा ध्यान दीजिए भाई सभी, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाए, तो उस पर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसी को कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं उसी को? गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये कोई कुंडली है जिसकी लंबाई आपको दिख रही है L है और चौड़ाई को मैं x मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? चौड़ाई को x मान रहा हूँ, है ना। जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाए तो कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसका जो सूत्रों का वर्णन आप लिख देना कि LMNO एक कुंडली है जिसकी लंबाई जो है OL बराबर MN बराबर लंबाई है और LM बराबर ON बराबर चौड़ाई है, और क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, स्मॉल l करना है। तो विद्युत वाहक बल जो फैराडे का दूसरा नियम लगेगा, E समानुपाती होता है d∅/dt, तो E बराबर हो जाएगा माइनस d∅/dt। माइनस को करना पड़ेगा नेग्लेक्ट, तो d∅/dt, तो E बराबर हो जाएगा d∅/dt। ठीक है भाई, तो चूंकि फाई बराबर तो BA होता है इसलिए E बराबर हो जाएगा d/dt कितना, BA। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट मतलब नियत B है वो बाहर आ जाएगा, d/dt और यहाँ पे A हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा B d/dt A। तो A का हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो E बराबर हो जाएगा B, L बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx/dt, और विस्थापन बटे समय को हम कहते हैं वेग, तो E बराबर हो जाएगा हमारा BLV। E बराबर क्या हो जाएगा हमारा? BLV हो जाएगा। ये हो गया गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक। और रही बात इसके धारा की, तो धारा बराबर I बराबर E/R होता है, तो ये हो जाएगा BLV/R। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेपर होता है पूरे तरीके से समाप्त। अब आप इसे देखिएगा और इसके स्क्रीनशॉट नोट कर करके आप इसे समझ लीजिए, अपने इसको नोट कर लेना कॉपी में। अब ऐसे ही आपको और अगला सैम्पल पेपर हम कराएंगे।